Hello students, again welcome back to Commerce Nation. Myself हिमांशी. सो क्लास आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं MGKVP के M.Com के लास्ट ईयर के 2022 के PYQs. आई होप यू आर ऑल रेडी फॉर दिस सेशन. सो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन स्टार्टिंग फ्रॉम आवर फर्स्ट क्वेश्चन. इन अ लॉन्ग रन अ परफेक्ट कंपटीशन अर्न. अगर आपका लॉन्ग रन होगा तो फिर कंपनी किस तरीके से प्रॉफिट को अर्न करती है. 4 ऑप्शंस आर देयर. नॉर्मल प्रॉफिट, सरप्लस नॉर्मल प्रॉफिट, लॉस या फिर ऑप्शन नंबर डी नो प्रॉफिट नो लॉस. तो क्लास लॉन्ग टर्म में परफेक्ट कंपटीशन कितना प्रॉफिट अर्न करती है? क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी और डी? राइट इन द कमेंट सेक्शन. आई होप इसका आंसर सबको आता होगा. तो उसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? इन अ लॉन्ग रन कंपनी क्या करती है? नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है. नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? एक ऐसी सिचुएशन जहां आपका ना ही प्रॉफिट हो रहा है ना ही आपका लॉस हो रहा है. परफेक्ट कंपटीशन तो आपको पता होगा, एक ऐसा कंपटीशन जहाँ पे होमोजीनियस गुड्स सेल होते हैं, मतलब सेम गुड्स सेम होते हैं, बहुत सारी आपकी वेराइटी होती है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं. इज इट क्लियर? नाउ वी आर मूविंग विद द सेकंड क्वेश्चन. Which of the following is an important characteristics of a perfect competition? Again they are asking the question from perfect competition कि perfect competition का क्या characteristics होगा. 4 options are given. AC equals to MC और second AR equals to AC, AR equals to MR और AC AR greater than MC, मतलब एवरेज रेवेन्यू ज्यादा होगा MC के. तो क्लास आपको परफेक्ट कंपटीशन पता है इस तरीके का होता है. आई एम मेकिंग अ कर्व. इज इट क्लियर? ये क्या होता है? आपका परफेक्ट कंपटीशन की मार्केट होती है. तो उसमें जो आपका एवरेज रेवेन्यू होगा ना, वही क्या हो जाएगा? आपका MR रेवेन्यू हो जाएगा. मतलब जो आपका एवरेज रेवेन्यू है वही आपका क्या हो जाएगा? मार्जिनल रेवेन्यू हो जाएगा. इज इट क्लियर? नेक्स्ट, इफ अ सिंगल फर्म हैज कंप्लीट कंट्रोल ओवर द प्रोडक्शन देन इट इज कॉल्ड. अगर एक फर्म का टोटल कंट्रोल होता है तो उसको हम लोग कौन सी फॉर्म ऑफ मार्केट कहते हैं? बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है जो पूछा जा रहा है. मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन या फिर डुओपोली कहते हैं उसको. क्लास टेल मी द करेक्ट आंसर. तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मोनोपोली. क्योंकि उसमें एक पर्सन ही क्या कर रहा है? पूरी मार्केट को लीड करके चल रहा है. इसमें वो क्या क्या कर सकता है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है, ठीक है, डिफरेंशिएशन प्राइस चार्ज कर सकता है, और यहाँ पे आपको पता है एंट्री लेना बहुत मुश्किल हो जाता है. We are moving to the next question. By what name is Keynes theory is interested known as? Keynes theory को हम लोग क्या बोलते हैं? Hanson Hicks interest theory, ऑप्शन नंबर बी न्यूली established theory, ऑप्शन नंबर सी liquidity preference theory या फिर ऑप्शन नंबर डी marginal productivity theory. क्लास टेल मी द करेक्ट आंसर. Keynes theory को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं liquidity preference theory. Is it clear? Answer will be correct. Liquidity preference theory. Right? Next, when does the apprentice rise? Apprenticeship कब आपका increase होता है? Short term में, very short term में, long term में या फिर very long term में? ठीक है, तो क्लास ये किस लिए होता है? आपका शॉर्ट टर्म के लिए होता है. राइट? नेक्स्ट वी आर मूविंग. प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट इज अ फिक्स्ड इनकम. क्या है? आपकी फिक्स्ड इनकम होती है. एक आपका फिक्स बैलेंस होता है, अनसर्टेन रेसिड्यूअल होता है या फिर नन ऑफ द अबव. क्लास आपको पता है प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? जो आपकी कॉस्ट है उससे ऊपर जो आप अर्न कर रहे हो उसको हम लोग प्रॉफिट कहते हैं. राइट? प्रॉफिट आपका अनसर्टेन हो सकता है. इट मे बी अराइज और नॉट अराइज. इट डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, हाउ फेवरेबल सिचुएशन यू हैव. राइट? इन दैट केस यू विल टेक अनसर्टेन रेसिड्यूअल्स. इज इट क्लियर? नाउ वी आर मूविंग फर्दर. propounded the uncertainty carrying principles of profit. ये जो propounding principle है uncertainty का, वो आपका किसने दिया था? मार्शल ने, स्क्रम्पर्ट ने, क्लार्क ने या फिर ऑप्शन नंबर डी नाइट ने? क्लास टेल मी द करेक्ट आंसर. ए, बी, सी, डी. तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नाइट विल बी द करेक्ट वन. इज इट क्लियर क्लास? ये आपके स्टैटिक पोर्शन है जो आपको लर्न करना पड़ेगा किसने क्या थ्योरी दी है, क्योंकि आपको PYQs के पैटर्न के हिसाब से क्या करना पड़ेगा? चलना पड़ेगा. जैसे PYQs पूछे गए हैं आपको वो भी थॉरोली देखने हैं, क्योंकि इसके रिपीटेशन एग्जाम्स में हो सकते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अकॉर्डिंग टू द क्लार्क, प्रॉफिट अराइज. प्रॉफिट क्यों अराइज होता है? ड्यू टू रिस्क. रिस्क की वजह से होता है, अनसर्टेनिटी की वजह से होता है, या फिर ऑप्शन नंबर सी ड्यू टू चेंजेस इन द सोसाइटी, या फिर नन ऑफ द अबव.
क्लास क्लर्क के अकॉर्डिंगली जो आपका प्रॉफिट है वो किस लिए राइज होता है, क्योंकि आपके सोसाइटी में चेंजेस होते रहते हैं, कभी कैसी आपकी इकोनॉमिक कंडीशन है, कभी कुछ हो सकती है, कभी रिसेशन हो सकता है, कभी आपका बूम हो सकता है, तो दीज आर दी सोशल कंडीशन दैट अकर्ड इन दी सोसाइटी, राइट? आंसर विल बी करेक्ट सी। इज इट क्लियर? वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फैक्टर दैट लिमिट द पावर ऑफ मोनोपोलिस्टिक इज, ऐसे कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से मोनोपोलिस्टिक की पावर क्या हो जाएगी, रुक जाएगी? Fear of new competitor, option number B social monopoly, option number C voluntarily monopoly, या फिर option number D natural monopoly। क्लास आपको पता है ना मोनोपोली का मतलब क्या होता है, एक पर्सन है जो मार्केट में सरवाइव कर रहा है, राइट? अगर मोनोपोली मार्केट के अंदर बहुत सारे कॉम्पिटिटर आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं उसको डगमगा नहीं जाएगा कि मेरा जो पावर है कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाए, मे बी कोई और आके मेरी मार्केट को रोल कर जाए, थिंग्स में भी चेंज ना, यू कैंट प्रिडिक्ट एनीथिंग, राइट? तो उसमें क्या हो जाएगा, फियर ऑफ न्यू कॉम्पिटिटर विल बी द करेक्ट वन। वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सेस ऑफ डेब्ट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज कॉल्ड, अगर आपका डेबिट ज्यादा हो रहा है प्रॉफिट एंड लॉस में तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस? क्लास इज यू नो हाउ वी विल मेक P&L अकाउंट, इस तरीके से बनते हैं, ठीक है? यहाँ पे आपके डेबिट होता है, यहाँ पे क्या होता है, क्रेडिट। अब पूछ रहे हैं यहाँ पर होगा तो पर्टिकुलर आपका क्या होगा, आप लोग क्लास स्टडी करके आए हो फ्रॉम बेसिक कॉमर्स, आप लोगों ने पढ़ी हुई है, तो आपको पता होना चाहिए कि डेबिट साइड हम लोग क्या करते हैं, अपने नेट प्रॉफिट को शो करते हैं। देन आंसर विल गोइंग टू करेक्ट ए। इज इट क्लियर? आई होप आप लोग भी सही तरीके से अटेम्प्ट करते जा रहे हैं आंसर्स। अब नेक्स्ट करते हैं, अक्रूड इंटरेस्ट गिवन इन दी ट्रायल बैलेंस इज शोन इज, पहले तो समझते हैं अक्रूड का मतलब क्या होता है, ऐसी इनकम जो आपने कमा ली है बट आपको रिसीव नहीं है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अक्रूड इनकम कहते हैं। तो अक्रूड इनकम का बैलेंस कहाँ शो होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बैलेंस शीट में, या फिर नन ऑफ दी अबव? क्लास अक्रूड इनकम हमें लगता है फ्यूचर में मिलने वाली है, तो ये हमारी किस में होगी, एसेट साइड में शो होगी, लेकिन किस में, बैलेंस शीट के अंदर। इज इट क्लियर? यू नो ना देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉलम, असेट्स एंड लायबिलिटी, राइट? तो ये किस में शो होगी, आपकी एसेट साइड में शो हो जाएगी। नाउ वी आर मूविंग फॉर द फर्दर क्वेश्चन। बैलेंस शीट इज, बैलेंस शीट क्या होती है? 4 ऑप्शंस आर गिवन, अ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ऑप्शन नंबर बी एन अकाउंट, बोथ ऑफ दीज, या फिर आपका नन ऑफ दीज। क्लास एज यू नो बैलेंस शीट से क्या होता है, आपको सारी स्टेटमेंट पता चल जाती है कि आपने की जो कंपनी है किस पोजीशन पर स्टैंड करती है, तो आंसर विल गोइंग टू करेक्ट ए। इज इट क्लियर? इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, राइट? वी आर मूविंग फर्दर। इफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट इज 25% देन प्रॉफिट ऑन नेट सेल्स विल बी, ठीक है? आपको कॉस्ट पे कितना दे रखा है, 25%, ठीक है? तो आपको नेट सेल पे निकालना है, तो उसको कैसे कर सकते हैं, 25 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस 25। क्लास जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर, आइदर ए, बी, सी और डी। आई होप आप सब लोगों ने इसको कैलकुलेशन इजीली कर लिया है, तो उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 25 अपॉन 125 इंटू 100, राइट? 5 टाइम्स कट जाएगा, 5 2 ज़ा 20, राइट? तो आंसर विल बी करेक्ट 20%, 20% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रीपेड रेंट इज शोन एट, प्रीपेड रेंट क्या होता है, ऐसा रेंट जो आपने पहले ही एडवांस में दे दिया है, तो ये आपकी किस साइड शो होगा, एसेट्स में, फिर करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज, फिक्स्ड एसेट्स या फिर इनकम? क्लास टेल मी, जैसे हम लोग फोन रिचार्ज नहीं करवाते, प्रीपेड, प्रीपेड मतलब हमने पेमेंट पहले ही कर दिया है एंड नाउ वी आर एंजॉइंग दी बेनिफिट्स, तो ये सारी चीजें होंगी, या फिर अगर आप प्रीपेड रेंट करते हो दैट कम्स अंडर करंट एसेट्स। इज इट क्लियर? वी आर मार्किंग ऑन दैट क्वेश्चन। Now we are moving with the 15 part. Bonus to employee will be written in. अगर हम बोनस देते हैं एम्प्लॉइज को तो किस में लिखा जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, या फिर नन ऑफ द अबव? क्लास ऑब्वियसली बात है, अगर आप बोनस दे रहे हो अपनी एम्प्लॉइज को, इट इज अ पार्ट ऑफ द एक्सपेंस, ये किसका पार्ट है, एक्सपेंस का। और प्रॉफिट एंड लॉस में आप इसमें एक्सपेंसेस साइड में यानी कि डेबिट साइड में आप इसको शो कर सकते हो। देन आंसर विल गोइंग टू करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इज इट क्लियर? प्रोविजन इज, प्रोविजन आपका क्या होता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, चार्ज ऑन प्रॉफिट, बोथ, या फिर आपका नन ऑफ द अबव? क्लास टेल मी द करेक्ट वन, प्रोविजन क्या होता है?
आपको पता है ना, कुछ भी आपकी अनसर्टेनिटी हो जाती है तो आप उसके लिए एक रिजर्व क्रिएट कर लेते हो, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, प्रोविडेंट फंड, दीज टाइप्स ऑफ फंड यू क्रिएटेड राइट टू मीट द अनसर्टेनिटी। इज इट क्लियर? तो इसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं, चार्ज ऑन प्रॉफिट क्यों होगा? क्योंकि अगर आपको प्रॉफिट हुआ तभी तो आप उसको जनरेट करोगे, अगर आपको प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो क्या आप इसको जनरेट कर पाओगे? नो, यू विल नॉट एबल टू जनरेट, हैंस आंसर विल गोइंग टू करेक्ट बी। ओके, रिजर्व फॉर बैड डेट एंड डाउटफुल डेट इज मेड ऑन, अगर आपका रिजर्व बैड डेट के लिए बनेगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बैड डेट्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स या फिर ऑल ऑफ द अबव? क्लास अगर आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाते हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेटर्स। डेटर्स विल गोइंग टू योर करेक्ट आंसर। क्लोजिंग स्टॉक गिवन इन द ट्रायल बैलेंस इज शोन इन, अगर आपको क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है ट्रायल बैलेंस में तो वो कहाँ पे शो होगा? ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बैलेंस शीट में या फिर आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में? क्लास क्लोजिंग स्टॉक पता है ना आपको क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक एक ऐसा स्टॉक होता है जिसमें आपकी सेल नहीं हुई है, वो आपके एंड ऑफ द ईयर बच गया है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक आपका बैलेंस शीट में कहाँ पे शो होगा? एसेट्स में, लायबिलिटी में? बताओ किस में शो होगा? ऑब्वियसली इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? असेट्स। बैलेंस शीट की असेट साइड में क्या हो जाएगा? शो हो जाएगा। एवरी एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट एट, आपको पता है ना, अगर हम कोई भी एडजस्टमेंट करते हैं उसकी ट्रीटमेंट कितने होते हैं? एट वन प्लेस, क्या एक ही प्लेस पर होता है, या फिर टू प्लेसेस? ऑप्शन नंबर सी मोर देन टू प्लेसेस, या फिर डी नन ऑफ द अबव। क्लास यू नो, इफ वी डू एनी टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन देयर आर टू एस्पेक्ट राइट, फर्स्ट इज डेबिट एंड अनदर वन इज क्रेडिट। तो डेबिट या क्रेडिट हमारे क्या होता है? एस्पेक्ट होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा आंसर क्या हो जाएगा? टू प्लेस विल बी द करेक्ट वन राइट। द क्रेडिट बैलेंस इन नॉमिनल अकाउंट शोज, अगर आपका क्रेडिट बैलेंस हो रहा है वो भी नॉमिनल अकाउंट में तो वो आपका क्या होगा? क्लास आपने पढ़ा है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, आपके इस टाइप के अकाउंट होते हैं अकाउंट्स में राइट। तो आपको क्रेडिट बैलेंस बताना है, क्रेडिट बैलेंस क्या शो होता है? आई एम रीडिंग ऑप्शंस, यू हैव टू टेल मी द करेक्ट वन। एक्सपेंसेस, गेन्स, लायबिलिटी या फिर नन ऑफ द अबव? टेल मी द करेक्ट वन। तो क्लास जो भी आपकी इनकम हो रही होती है वो आपकी क्रेडिट साइड पर शो होती है, तो वो क्या होता है? आपका गेन। इज इट क्लियर? आंसर विल गोइंग टू करेक्ट बी। व्हाट इज लेजर? लेजर क्या होता है? सब्सिडरी बुक होती है, मेमोरेंडम बुक होती है, प्रिंसिपल बुक होती है, या फिर नन ऑफ द अबव? क्लास टेल मी द करेक्ट। लेजर पहले समझते हैं क्या होता है। जैसे हम लोग रिकॉर्डिंग कर लेते हैं तो उसके बाद हमने जर्नल एंट्रीज पास कर ली, फिर हमने जो भी जर्नल एंट्रीज पास करी है ना उनकी हम सेपरेट सेपरेट छोटी छोटी बुक्स बना लेते हैं। जैसे परचेज की करनी है एंट्री तो परचेज अकाउंट का लेजर हो गया, सेल्स कर ली तो सेल्स का हो गया राइट। तो ये हमारी क्या होती है? सब्सिडरीज बुक होती है। क्या होती है? हमारी सब्सिडरीज बुक होती है जिनके अकॉर्डिंगली वी have to do transaction, we have to record the transactions, hence answer will going to correct subsidiary book. Okay, paid carriage charges for carrying out furniture, which account is debited? अगर हम लोग कैरेज चार्जेस परचेज कर रहे हैं और फर्नीचर खरीदते टाइम तो हम किस अकाउंट को डेबिट करेंगे? कैरेज इनवर्ड अकाउंट, कैरेज आउटवर्ड अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट या फिर कैरेज ऑन फर्नीचर अकाउंट? ठीक है क्लास, इसमें आप कैरेज पेड कर रहे हो फर्नीचर खरीदते टाइम राइट। तो अगर आपने पढ़ा होगा, अगर हम कोई भी चीज परचेज कर रहे होते हैं उसको हम फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन में एक्सपेंस कर रहे होते हैं, तो जिस पर्टिकुलर एसेट्स को आपने खरीदा है उसके अंदर शो हो जाता है, तो उसमें आंसर क्या हो जाएगा? फर्नीचर अकाउंट विल बी द करेक्ट वन राइट। अ सेल ऑफ गुड्स टू मुन्ना फॉर कैश इज डेबिटेड टू, अगर आपकी सेल हो रही है मुन्ना को फॉर कैश तो उसमें आपका कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? मुन्ना कैश अकाउंट, सेल्स अकाउंट या फिर नन ऑफ द अबव? ठीक है क्लास, इसमें हमने गुड सेल करा है कैश में तो हमारे पास आया क्या? कैश, कैश अकाउंट डेबिट, और हमने क्या करा? सेल टू सेल्स अकाउंट, तो ऑब्वियसली बात है तो हमारा डेबिट क्या हुआ? कैश। आंसर विल गोइंग टू करेक्ट कैश अकाउंट विल बी द करेक्ट वन राइट। इम्पर्सनल अकाउंट में बी क्लासिफाइड इनटू, आपके जो इम्पर्सनल अकाउंट होते हैं वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं? 4 पार्ट्स, ऑप्शन नंबर बी 8 पार्ट्स, ऑप्शन नंबर सी 2 पार्ट्स या फिर नन ऑफ द अबव? क्लास अगर आपके पर्सनल अकाउंट होंगे तो वो आपके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं राइट, इम्पर्सनल अकाउंट। ओके, असेट्स एंड लायबिलिटी इंक्रीजेस,
आपकी एसेट्स और लाइबिलिटीज इंक्रीज कब होती हैं? बाय ड्रॉइंग ऑफ ओनर, अगर आपका ओनर ड्रॉ कर लेता है अपने पर्सनल यूज के लिए मनी, अगर हम परचेज कर रहे हैं बिल्डिंग को क्रेडिट पर, या फिर आप कोई प्रॉफिट इंक्रीज करो, या फिर नन ऑफ द अबव। क्लास असेट्स भी बढ़ रही है और लाइबिलिटीज भी बढ़ रही है। असेट्स तब बढ़ेगी जब आप क्या करोगे, बिल्डिंग खरीदोगे, तो आपकी जो अभी प्रेजेंट में बिल्डिंग थी, अब एक और आपकी बिल्डिंग ऐड हो गई, लेकिन वो बिल्डिंग आपने किस में ली है, उधार पर ली है, आपने लोन पर ली है, तो उसमें क्या आ जाएगा, बी विल बी द करेक्ट वन, राइट। अकाउंटिंग इक्वेशन पूछ रहा है आपसे, या जो आप 11th क्लास में पढ़ते हुए आए हो अकाउंट्स, ठीक है, अकाउंटिंग से पूछ रहा है नॉर्मल सा क्वेश्चन कि अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनती है। कैपिटल इक्वल्स टू एसेट्स प्लस लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज इक्वल्स टू कैपिटल माइनस एसेट्स, ऑप्शन नंबर सी कैपिटल इज इक्वल्स टू नेट एसेट्स, या फिर ऑप्शन नंबर डी कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स प्लस प्रॉफिट। क्लास टेल मी द करेक्ट वन। तो क्लास आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा ऑब्वियसली सी, कैपिटल इज इक्वल टू नेट असेट्स। नेट असेट्स का मतलब क्या होता है, सारी आपकी एसेट्स में जो भी आपकी लाइबिलिटी माइनस हो रही है, दैट कम्स अंडर नेट असेट्स। देन आंसर विल गोइंग टू करेक्ट सी। डैश इज सेंड टू कस्टमर व्हेन ही रिटर्न गुड्स, क्या भेजा जाता है कस्टमर को जब वो गुड्स वापस कर देता है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, इनवॉइस, या फिर नन ऑफ द अबव। क्लास बताइए क्या होगा। अगर ऑब्वियसली अगर हमने कोई गुड दिया है कस्टमर को, उसने वापस भेज दिया है, तो हम उसको क्या देते हैं, क्रेडिट नोट देते हैं। क्या देते हैं, क्रेडिट नोट, ठीक है। सोर्स डॉक्यूमेंट यूज्ड फॉर कैश सेल्स, अगर हमें कैश सेल्स करनी है तो उसका कोई ना कोई प्रूफ तो होगा, उस पर्टिकुलर प्रूफ को या फिर हम लोग सोर्स डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं, कैश मेमो, इनवॉइस एंड बिल, कैश रिसिप्ट, या फिर डेबिट नोट। क्लास जैसे आप कहीं जाते हो, आप कोई किसी पर्टिकुलर कमोडिटी को परचेज करके आते हो, तो आपको कैश मेमो मिलता है, नहीं मिलता है। तो ऐसे ही अगर कोई सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट है जिससे आपको पता चले कि आपने कैश सेल्स करी है, वो किसके अंदर आ जाएगा, कैश मेमो के अंदर आ जाना चाहिए, राइट। अंडर द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन, अगर आप कैश बेसिस पर अकाउंटिंग करो तो जो आपके एक्सपेंसेस होंगे वो किस में रिकॉर्ड होंगे, ऑन पेमेंट, ऑन बीइंग इंकर्ड, ऑन गुड सोल्ड, या फिर नन ऑफ द अबव। क्लास अगर आप कैश बेसिस पर डील करो तो ऑब्वियसली जब आपने पेमेंट कर दिया होगा तभी आपके एक्सपेंस रिकॉर्ड होंगे। अगर क्रेडिट होता ना तो ऑन पेमेंट ऑप्शन नहीं आता हमारा। इज इट क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, हम क्या नहीं रिकॉर्ड करते बुक्स ऑफ अकाउंट में। ऑप्शन नंबर ए सेल्स ऑफ गुड, ऑप्शन नंबर बी पेमेंट ऑफ सैलरी, ऑप्शन नंबर सी सैलरी टू स्टाफ, या फिर ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। क्या शो नहीं किया जाता है, क्या रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, सेल्स तो होती है, अगर आप पेमेंट करो एम्प्लॉयज को तो सैलरी भी आपकी डेबिट हो जाएगी, स्टाफ हो चाहे वो भी हो, लेकिन ऑर्डर आया आपके पास सप्लाई का, इसका मतलब आप इसको फर्दर रॉ पर्टिकुलर कन्वर्जन करोगे ना फिनिश गुड में, उसके बाद आप क्या करोगे, मार्केट में रीसेल करोगे, तो उस वजह से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। डी विल गोइंग टू द करेक्ट वन। When did Pakrikol propounded the principle of double entry system, आपका डबल एंट्री सिस्टम कब आया था, किस ईयर में आया था, इसमें पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए 1494, ऑप्शन नंबर बी 1974, ऑप्शन नंबर सी 1484, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1543। क्लास इट इज अ स्टैटिक पोर्शन, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो डबल एंट्री सिस्टम हमारा कब आया था, 1494 के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन डबल एंट्री सिस्टम एवरी ट्रांजेक्शन हैज, अगर हम डबल एंट्री सिस्टम करते हैं तो हर ट्रांजेक्शन के कितने एस्पेक्ट होते हैं, टेल मी द करेक्ट वन। आइदर 1, 2, 3 एंड 4। क्लास ऑब्वियसली बात है, अगर आप डबल एंट्री सिस्टम कर रहे हो तो आपके दो एस्पेक्ट होते हैं, कौन कौन से, एक होता है डेबिट और दूसरा क्या होता है, क्रेडिट। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 विल बी द करेक्ट वन, राइट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 इज ऑन, जो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिसको हम लोग क्या कहते हैं, AS 16 भी बोलते हैं, राइट। उसमें हम लोग क्या मेंशन करते हैं, वेरिएशन ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को वेरिएशन, डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग शो करते हैं, अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट्स शो करते हैं, या फिर बोरोइंग कॉस्ट कहते हैं। क्लास ये आपकी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दे रखे हैं, इंड AS, IFRS, इनमें से ज्यादातर पूछे जाते हैं। इसमें आपको लर्न करना पड़ेगा कि AS 3 में क्या था, AS 5 में क्या था, AS 10 में क्या था। सिमिलरली इसमें क्या पूछ रहा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 में क्या था, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 में क्या था, आपका बोरोइंग कॉस्ट था। इज इट क्लियर, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अडॉप्टेड बाय अ बिजनेसमैन, बिजनेसमैन किस तरीके की अकाउंटिंग करता है, क्या वो कॉस्ट अकाउंटिंग करता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग करता है, टैक्स अकाउंटिंग करता है, या फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग करता है।
क्लास टेल मी द करेक्ट वन, ए बी सी डी। इसमें नहीं भी आ रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और देखना आपको इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में इसका करेक्ट आंसर दे दिया है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्योंकि इसमें आप जो भी अकाउंटिंग करो उसमें ओवरऑल सारी चीजें कवर हो रही हैं, चाहे वो रिकॉर्डिंग हो, बुक कीपिंग हो, एनालिसिस हो, डिसीजन मेकिंग लेना, तो उसमें आपकी क्या हो रही है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो रही है, क्योंकि आप ओवरऑल सारी चीजें देख रहे हो, नॉट अ पर्टिकुलर कॉस्ट, नॉट अ पर्टिकुलर मैनेजमेंट ऑडिट। आंसर विल गोइंग टू करेक्ट सी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग विल बी द करेक्ट वन, राइट। रेवेन्यू जनरली रिकॉग्नाइजेस, रेवेन्यू कब आपका रिकॉग्नाइज होता है? जब प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑर्डर फॉर गुड्स इज रिसीव, जब आपको ऑर्डर रिसीव हो जाता है, या फिर गुड्स जब डिलीवर हो जाते हैं, या फिर कैश इज रिसीव्ड। क्लास टेल मी द करेक्ट। अगर हमें लगेगा कि हमने कोई गुड्स बेच दी है, भले आज नहीं मिल रहा है पैसा, बाद में मिलने वाला है, हम बुक्स में तो दिखा देंगे कि गुड्स हमारे सोल्ड हो चुके हैं, ये हमारे डेटर्स हैं, तो उसका मतलब जब भी आपकी सप्लाई हो जाएगी ना, दैट विल बी शोन कि आपका रेवेन्यू उनसे क्या होने वाला है? जनरेट होने वाला है। देन आंसर विल गोइंग टू करेक्ट सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सपेंडिचर, कौन सा आपका एक्सपेंडिचर नहीं है? वेजेस अकाउंट, रेंट अकाउंट, एडवांस वेजेस पेड, या फिर वेजेस पेड फॉर रिपेयरिंग। क्लास एक्सपेंसेस नहीं है आपके। टेल मी द करेक्ट वन। वेजेस देते हो, ऑब्वियसली ये खर्चा है। रेंट देते हो, वो भी आपका एक एक्सपेंस है। अगर आप वेजेस रिपेयर के लिए दे रहे हो, वो भी आपका एक एक्सपेंस है। लेकिन आप एडवांस वेजेस देते हो, वो आपका एक्सपेंस नहीं होता है, राइट। अ पर्सन हु हैज टू पे मनी टू द फर्म इज कॉल्ड, अगर एक पर्सन को मनी पे करना होता है फर्म को, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रेडिटर्स, डेटर्स, सप्लायर, फिर नन। जैसे सपोज आई एम अ फर्म, मेरी कंपनी है, ठीक है, और मैंने सामान बेच दिया है, तो जिससे मुझे मनी मिलने वाला है उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको हम लोग? बिल्कुल सही है, गैस करा आप लोगों ने, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? डेटर्स कहते हैं। ठीक है, तो वैसे ही इसमें क्वेश्चन को थोड़ा मोल्ड कर दिया गया है। इसमें बोला गया है अ पर्सन हु हैज टू पे द मनी। देखो इसमें किसका फर्क है? लैंग्वेज का। बाकी कंसेप्ट तो सेम बताया मैंने आपको, तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट वन, दैट मीन्स डेटर्स टू whom यू कैन रिसीव द मनी। यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूजर्स कौन कौन से होते हैं? ऑप्शन नंबर ए क्रेडिटर, ऑप्शन नंबर बी लैंडर्स, ऑप्शन नंबर सी कस्टमर्स, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। क्लास आपको पता है ना, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमें डिसीजंस मेकिंग के लिए यूज होती है, चाहे वो आपकी गवर्नमेंट हो, आपके शेयर होल्डर हो, या फिर कोई भी स्टेक होल्डर हो, ऑल रिक्वायर्ड योर इन्फॉर्मेशन। सिमिलरली आंसर विल गोइंग टू करेक्ट ऑल ऑफ दी अबव, चाहे वो क्रेडिटर्स हो, लैंडर्स हो, या फिर आपके कस्टमर हो, सबको इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है। अकाउंटिंग क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए आर्ट, ऑप्शन नंबर बी साइंस, ऑप्शन नंबर सी एन आर्ट और साइंस, और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दी अबव। क्लास अकाउंटिंग आर्ट क्यों होती है? क्योंकि आप इसको क्रिएटिव इनोवेटिव तरीके से रिकॉर्ड करते हो। और ये साइंस क्यों होती है? क्योंकि सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स के बाद आपके इंडियाज बनाए गए हैं, नहीं बनाए गए हैं, और सबके प्रिंसिपल्स होते हैं बनाने के, राइट। हैंस अकाउंटिंग इज बोथ आर्ट एज वेल एज साइंस, हैंस बोथ विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। सी विल बी द करेक्ट। ये तो आपको आता ही होगा ना आंसर, ठीक है। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ रेंज, रेंज का फॉर्मूला पता है? जैसे आपके कुछ पर्टिकुलर वेरिएबल्स हैं, उनमें गैप आ रहा है, तो आपको देखना है कितना गैप आया उन वेरिएबल्स में, तो उसको हम रेंज के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। तो टेल मी द करेक्ट वन, m1 माइनस m0, ऑप्शन नंबर बी m1 माइनस m0 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m0, ऑप्शन नंबर सी m0 माइनस m1, या फिर डी नन ऑफ द अबव। क्लास यू नो द फॉर्मूला ऑफ रेंज, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? l माइनस एच, सॉरी h माइनस l, हायर माइनस लोअर, ठीक है। तो उसमें हमारा हायर क्या होगा? m1, और लोअर क्या हो जाएगा? m0। लेकिन इसमें अगर कोफिशिएंट पूछता तो आप क्या करते? सेकंड को टिक कर देते, मतलब हायर माइनस लोअर, और क्या करोगे? हायर प्लस लोअर, राइट। नेक्स्ट, द फॉर्मूला ऑफ एसडी, एसडी मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट मीन डेविएशन, ऑप्शन नंबर बी अंडर रूट वेरिएंस, अंडर रूट क्वार्टाइल डेविएशन, या फिर अंडर रूट में रेंज। क्लास दिस इज द बेसिक कंसेप्ट, ये स्टैटिस्टिक्स का आपका पूछा गया है, बहुत इजी फॉर्मूला है ये। आई होप आप सबको उसका आंसर पता है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? अंडर रूट में जो भी आपका वेरिएंस होगा उसको निकाल के हम लोग क्या करते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट कर लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज कैलकुलेटेड बाय, जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन से, मीन से, या फिर बोथ, या फिर नन ऑफ द अबव। क्लास वी आर टॉकिंग अबाउट द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या होता है?
एच डी अपॉन मीन इंटू 100। तो क्लास इसमें बताओ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में दोनों चीजें आ रही है नहीं आ रही है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन भी आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ। वी विल टेक बोथ। एल्जेब्रिक साइन प्लस माइनस इज इग्नोर्ड इन, एल्जेब्रिक साइन जो होती है प्लस माइनस उसको इग्नोर करते हैं किसमें, क्वार्टाइल डेविएशन में, मीन डेविएशन में, या फिर एसडी में, या फिर नन ऑफ दी अबव। क्लास एक और बात समझ लो, इसमें इसका करेक्ट आंसर वैसे तो एमडी ही होगा, लेकिन अगर आपको इग्नोर करनी होती है ना साइन, तो कभी भी इन फ्यूचर अगर आपको न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करने हैं या कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आप इस तरीके से लिख दिया करो, जैसे -6 है तो उसका मतलब सामने वाला जो आपका एग्जामिनर है, जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है ना, वो समझ जाएगा कि इसमें साइन को क्या हम लोग कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, राइट। द मोस्ट फेवरेबल मेजर ऑफ डिस्पर्जन, डिस्पर्जन को हम मेजर करते हैं तो सबसे बेस्ट तरीका कौन सा होता है, 3 ऑप्शंस आर गिवन, और डी तो नन है ही, मैं बोल देती हूँ 3 ऑप्शंस, एस डी, एम डी, क्यू डी, या फिर नन ऑफ दी अबव। सबसे बेस्ट तरीका बताना है डेविएशन कैलकुलेट करने का, सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, राइट। 25 परसेंटाइल, जो आपकी परसेंटाइल होगी, परसेंटाइल मतलब आपका जो भी पार्ट है 100 का, उसका 4th पार्ट, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, 25th परसेंटाइल। तो उसको हम लोग किस किस क्यू से डिनोट करते हैं, Q3 से। ये क्लास Q-1 नहीं है, ये क्या है, Q1 है, या फिर D2 से डिसाइल, या फिर नन ऑफ दी अबव। क्लास टेल मी द करेक्ट वन, ए बी सी और डी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसका आंसर। तो परसेंटाइल में क्या होता है, आप Q1 डिनोट करते हो, ठीक है। सेकेंड क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू, सेकेंड QD बोल रहा है आपको, क्या बोल रहा है, सेकेंड QD, वो किसके बराबर होगा, मीन के सेकेंड डेसाइल के रेंज ऑफ क्वार्टाइल या फिर मीडियन। क्लास इसमें क्या बोल रहा है, सेकंड क्वार्टाइल बोल रहा है ना, सेकंड क्वार्टाइल का मतलब क्या होता है, 100/2 मतलब 50, मतलब 50-50 मतलब हाफ हाफ, तो हाफ हाफ किस में होता है, मीडियन में होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट वन, राइट। इफ अ मोड इज 15 एंड मीडियन इज 12, अर्थमेटिक मीन विल बी। क्लास आपको मैं इसका फॉर्मूला मेंशन कर लेती हूँ, फिर आप मुझे बताना कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। मोड कैसे निकालते हैं, मोड इक्वल्स टू 2, ठीक है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। इसमें फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में एक क्वेश्चन को पुट करो और मुझे बताओ क्या होगा आंसर, ए बी सी और डी। क्लास आंसर विल गोइंग टू करेक्ट सी, 10.5 विल बी द करेक्ट वन, राइट। मोड इज द फॉर्मूला ऑफ म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन मीडियन एंड अर्थमेटिक मीन। क्लास ये सेम क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर फॉर्मूला लिख कर दिया है, जिसमें आपको न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी थी। अब इसमें क्या करा है, आपसे क्वेश्चन का फॉर्मूला ही पूछ लिया गया है, तो जिसको पहला वाला आता होगा वो ऑटोमेटिकली वाला आंसर तो दे ही देगा। आप लोगों ने जैसे दे दिया है आंसर, बताओ फिर क्या होगा, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, Z मतलब मोड, 3 मी M मतलब मीडियम, और X बार मतलब मीन। तो आंसर क्या हो जाएगा, A विल बी द करेक्ट वन, राइट। डिजिट्स आर kept in ascending और डिसेंडिंग ऑर्डर फॉर कैलकुलेटिंग। अगर हम असेंडिंग और डिसेंडिंग करते हैं तो किस पर्पज से करते हैं, 4 ऑप्शंस आर गिवन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, वेटेड मीन, या फिर मीडियन निकालने के लिए। क्लास टेल मी द करेक्ट वन। तो हम लोग अरेंजमेंट क्यों करते हैं, अरेंजमेंट मतलब हम लोग अल्फाबेटिक स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट किस में करते हैं, हम मीडियम जब कैलकुलेट करते हैं ना तब हम करते हैं अरेंजमेंट्स, ठीक है। अर्थमेटिक मीन ऑफ 11, 12 एंड 13 विल बी। अर्थमेटिक मीन मतलब क्या पूछ रहा है, एवरेज। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल नंबर अपॉन नंबर ऑफ आइटम, क्या होता है, सम ऑफ ऑल नंबर अपॉन, ठीक है, 11 प्लस 12 प्लस 13 अपॉन 3। इसको सॉल्व करके बताओ क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 विल बी द करेक्ट वन, ठीक है। इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट आर 50 देन टोटल मार्क्स विल बी। अगर आपके टोटल कितने नंबर है, 100 स्टूडेंट्स हैं और आपके मार्क्स कितने हैं, 50, ठीक है, तो आपका टोटल मार्क्स क्या होगा, देखो इसमें मीन दे रखा है और क्या दे रखा है, एन दे रखा है, ठीक है। एन क्या है, नंबर, और मीन क्या है, 50, तो आपको टोटल नंबर बताना है। तो ऑब्वियसली आप क्या निकालोगे, 100 इंटू 50 का मल्टीप्लाई कर दोगे, देन यू विल गेट द आंसर ऑफ 5000। 5000 विल बी द करेक्ट वन, राइट।
द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव प्लान्स, इंसेंटिव्स पता है ना कंपनी देती है अपने एम्प्लॉयज को एज अ एडिशनल टू सैलरी, सैलरी से ज्यादा देती है इंसेंटिव, जैसे कार की फैसिलिटी हो गई, ठीक है, और उसको फूड फैसिलिटी दे रही है, बेवरेजेस, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, दीज कम्स अंडर योर इंसेंटिव्स। तो आपको नॉन मॉनेटरी बताना है, मतलब जिसमें पैसा नहीं आता है। ऑप्शन नंबर ए, टू प्रोवाइड हाउस रेंट अलाउंसेस, टू प्रोवाइड रेसिडेंशियल अकाउंटिंग अकोमोडेशन, टू प्रोवाइड सिटी कॉम्पनसेशन, या फिर टू प्रोवाइड एंटरटेनमेंट अलाउंसेस। क्लास नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स में क्या आएगा आपका, टेल मी द करेक्ट वन। क्लास जो आपका रहने का है ना, रेसिडेंशियल अकोमोडेशन, घर वगैरह प्रोवाइड करना होता है, ये आपका किस में आता है, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव प्लान्स के अंदर आ जाता है, ठीक है। अब इसमें ना आपके वेज पेमेंट सिस्टम से पूछ रहा है हैसले के लिए। हैसले बोनस प्लान में जनरली बोनस इज डैश ऑफ 50%। सॉरी क्लास, आई जस्ट टेल दी द आंसर, इसको ज्यादा दिमाग मत लगाओ, जस्ट इसमें आंसर देखो, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझो। मतलब हैसले प्लान जो भी होगा, बोनस कितने परसेंट दिया जाता है टाइम सेव से, तो हमारा 50% सेव से दिया जाएगा। मतलब जितना आपने काम करा है उसका तो आपको विच मिलेगा ही मिलेगा, प्लस उसमें 50% एडिशनल आपका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, राइट। लेबर टर्नओवर कॉस्ट इज टू पार्ट्स, फर्स्ट रिटेंशन कॉस्ट एंड सेकंड। लेबर टर्नओवर जो भी होती है आपके दो पार्ट्स में होती है, एक होती है फर्स्ट रिटेंशन और दूसरी क्या होती है, टेल मी द करेक्ट ऑप्शंस, आई एम टेलिंग यू द ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, एफिशिएंसी कॉस्ट, या फिर जॉब कॉस्ट। क्लास तो आप रिटेंशन कॉस्ट तो देखते ही देखते हो और रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी देखते हो, मतलब अगर मेरे एम्प्लॉयज जा रहे हैं तो उसके बदले में अगर नए एम्प्लॉयज आएंगे तो मेरा कितना खर्चा होगा, मुझे उसको कितनी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, क्योंकि टाइम भी लगता है ना ट्रेनिंग देने में, समझने में, ओरिएंटेशन करवाने में, तो यू आर जस्ट कैलकुलेटिंग द कॉस्ट दैट कम्स अंडर रिप्लेसमेंट कॉस्ट, राइट। इन कंपैरिजन टू नॉर्मल रेट, टाइम रेट, ओवर टाइम रेट विच बी, अगर आप नॉर्मल कंपैरिजन करते हो रेट का तो ओवर टाइम वेज रेट किस में आएगा, ऑप्शन नंबर ए 4 टाइम्स, 3 टाइम्स, डबल, या फिर हाफ टाइम, 1.5 टाइम। क्लास अगर आप नॉर्मल रेट से कंपेयर करते हो तो ओवर टाइम क्या होता है, ओवर टाइम पे आपको डबल प्राइस पे वेजेस पे मिलेंगे, राइट। जैसे कि कोई जॉब है जो 9 to 5 चलती है, अगर हम उनसे 2-3 घंटे एक्स्ट्रा और काम करवा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उनको एक्स्ट्रा पेमेंट कर देंगे, राइट। अंडर विच कैटेगरी गुड्स ऑफ हाईएस्ट वैल्यू पुट इन फर्स्ट एबीसी, अगर जो आपकी एबीसी एनालिसिस बोलते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एबीसी, जिसकी ज्यादा हाईएस्ट वैल्यू होगी उसको किस कैटेगरी के अंदर दोगे, ऑप्शन नंबर ए कैटेगरी, ऑप्शन नंबर बी कैटेगरी, ऑप्शन नंबर सी कैटेगरी, और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। क्लास टेल मी द करेक्ट वन। सो करेक्ट वन विल बी द ए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए कैटेगरी के अंदर हम उसको क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे, राइट। एट विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल स्टोर कीपर शुड सेंड एंड परचेज रिक्विट्स ऑन स्लिप, ऐसा कौन सा लेवल होता है जहां पे आपका शॉपकीपर परचेज और रिक्वेस्टेड स्लिप्स पे लिखता है, ऑप्शन नंबर ए मिनिमम लेवल, ऑप्शन नंबर बी मैक्सिमम लेवल, ऑप्शन नंबर सी रीऑर्डर लेवल, या फिर ऑप्शन नंबर डी एवरेज लेवल। क्लास इसमें स्लिप बता रहा है सेंड परचेज की, किस में लिखता है वो, रीऑर्डर लेवल में लिखता है कि कितनी क्वांटिटी रह गई है, कितनी क्वांटिटी मुझे फिर से फिल करनी है कि मेरा स्टॉक क्या रहा है, मेंटेन रहे। आंसर विल गोइंग टू करेक्ट सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अकाउंटिंग रिकॉर्ड, अकाउंटिंग रिकॉर्ड को हम लोग क्या कहते हैं, कितने टाइप के होते हैं वो पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर ए बिन कार्ड, ऑप्शन नंबर बी स्टोर लेजर, ऑप्शन नंबर सी बिल्स ऑफ मटेरियल, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। क्लास टेल मी द करेक्ट वन। तो आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड में सारी चीजें आपकी शो हो जाती है, चाहे वो आपका बिल रिकॉर्ड हो, स्कोर कार्ड हो, या फिर आपका कौन सा हो, बिल ऑफ मटेरियल, एवरीथिंग शुड बी नोटेड हियर, राइट। आंसर विल गोइंग टू करेक्ट डी। इज इट क्लियर? नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट वन। प्राइम कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट विल नॉट इंक्लूड, प्राइम कॉस्ट क्या होती है, जो बेसिक स्टार्ट करता है ना पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के लिए, तो उसमें कौन सी कॉस्ट नहीं होती है, ऑप्शन नंबर ए कन्वर्टेबल मटेरियल, ऑप्शन नंबर बी प्रोडक्टिव लेबर, ऑप्शन नंबर सी सैलरी ऑफ फोरमैन, या फिर ऑप्शन नंबर डी कॉस्ट ऑफ स्पेशल डिजाइन। क्लास तो उसमें क्या हो जाएगा, सैलरी ऑफ फोरमैन नहीं आती है आपकी, अगर आप किसकी बात कर रहे हो, प्राइम कॉस्ट की बात कर रहे हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल इनमें से कौन सा नहीं होता है, ऑप्शन नंबर ए प्राइमरी पैकेजिंग प्रोडक्ट, अगर आप प्रोडक्ट को पैक कर रहे हो उसकी कॉस्ट, मिसलेनियस जो भी आप स्टोर करते हो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को रखने के लिए, या फिर आपके स्मॉल टूल्स जो होते हैं, छोटे छोटे टूल्स, या फिर आपकी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। इनडायरेक्ट मटेरियल बोल रहा है, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट पता है क्या होता है, जिसका रिलेशन प्रोडक्शन से नहीं होता है, और डायरेक्ट वो होता है जिनका हम डायरेक्टली किस रिलेशन करते हैं, जो भी हम पर्टिकुलर गुड्स को बना रहे होते हैं, राइट। आई होप इसका आंसर की मैंने आपको हिंट दे दी है।
तो उसका करेक्ट क्या होगा? ए बी सी डी, टेल मी द करेक्ट वन. तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट वन, राइट. द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, सबसे मेन ऑब्जेक्टिव कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या होता है? क्या मैक्सिमाइज करना होता है प्रॉफिट? ऑप्शन नंबर बी, हेल्प इन वेरिएशन ऑफ स्टॉक, स्टॉक में जो भी चेंजेस हुए उसको लाना होता है, या फिर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू मैनेजर्स, या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन जनरेट हो रही है मैनेजर्स को देना होता है, या फिर एज सर्टेन सेलिंग प्राइस. क्लास कॉस्ट की बात करो, कॉस्ट मतलब कितना मेरा प्रोडक्शन हुआ, किस रेट पर हुआ, मैं कैसे उसमें आगे अपनी कॉस्ट को क्या कर सकती हूँ? रिड्यूस कर सकती हूँ, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर सकती हूँ. टेल मी द करेक्ट वन. तो क्लास इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या होती है? मुझे सेलिंग कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट ही नहीं पता होगी तो आप क्या प्राइस ऐड कर पाओगे, क्या प्रॉफिट ऐड कर पाओगे उस प्रोडक्ट पे, राइट. तो उसका मेन पर्पस क्या होता है? सेलिंग प्राइस को क्रिएट करना. इज इट क्लियर? Okay, we are continuing the further question. Which method of costing is used in transport company? ट्रांसपोर्ट कंपनी में कौन सा आपका मेथड यूज होता है? यूनिट कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, या फिर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग. क्लास ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है? आप गुड्स को लोड करते हो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर, फिर उसको रीच करवाते हो. देर आर लॉट ऑफ जोन्स, अलग अलग जोन्स होते हैं. तो बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग, यू आर ऑपरेटिंग ऑल द एक्टिविटीज. आप सारी एक्टिविटीज को क्या कर रहे हो? ऑपरेट कर रहे हो. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट वन, राइट. कॉस्ट अकाउंटिंग डज नॉट इंक्लूड, कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या इंक्लूड नहीं होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग, ऑप्शन नंबर बी कॉस्ट ऑडिट, ऑप्शन नंबर सी कॉस्ट एसर्टेनमेंट, या फिर सब्सटीट्यूटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग. क्लास ऑब्वियसली बात है, कॉस्ट में सारे कंपोनेंट हमारे जो कॉस्ट के होंगे उसको हम लोग ले लेंगे, जो हमारा एडिशनल है उसको हम लोग क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे. तो उसमें सब्सटीट्यूटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग कोई ऑप्शन नहीं रिलेटेबल है. हैंस वी हैव एलिमिनेटेड दिस ऑप्शन फ्रॉम आवर एमसीक्यू, राइट. मार्जिनल कॉस्टिंग इज अ टेक्निक. मार्जिनल कॉस्टिंग हम लोग क्यों करते हैं? एसर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, डिसीजन मेकिंग के लिए, अकाउंटिंग कॉस्ट को पता करने के लिए, या फिर नन ऑफ दी अबव. क्लास आपको पता है ना मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है? अगर हम कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हैं बहुत सारी क्वांटिटी का, तो एक लेवल आता जाता है जिससे आपकी वेरिएशन आने लगते हैं, ठीक है, कॉस्ट में. पहले एकदम ज्यादा कॉस्ट आएगी, फिर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बनाते बनाते आपकी कॉस्ट क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी, राइट. तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? डिसाइड करते हैं कि मेरी कॉस्ट कहाँ कहाँ बढ़ रही है, कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पे मैं अपनी कॉस्ट को क्या कर सकती हूँ? मिनिमाइज कर सकती हूँ. तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डिसीजन मेकिंग विल बी द करेक्ट वन, राइट. अकाउंटिंग का मेन पर्पस क्या होता है? द मेन पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू इंश्योर कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट करना. ऑप्शन नंबर बी टू कंट्रोल द कॉस्ट, कॉस्ट को कंट्रोल करना, या फिर टू एसर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस को एसर्टेन करना, या फिर मैनेजर को असिस्ट करना. क्लास ऑब्वियसली बात है, अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग करो तो कहीं ना कहीं आप कॉस्ट को क्या कर रहे हो? कंट्रोल कर रहे हो. तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट वन. ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, बैंक ओवरड्राफ्ट इज ट्रांसफर टू. अगर आपकी डिसोल्यूशन होगी फर्म की, मतलब आपकी फर्म क्या हो रही है? बंद हो रही है, सेलिंग एंड बाइंग हो रही है आपकी फर्म में, कि वो उसको क्या कर देंगे? पूरा शट डाउन कर देंगे. तो उसमें आपका बैंक ओवरड्राफ्ट किस अकाउंट में ट्रांसफर होगा? कैश अकाउंट में, बैंक अकाउंट में, रियलाइजेशन अकाउंट में, या फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. क्लास इसमें हम लोग रिवैल्यूएशन नहीं रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं. तो कुछ स्टूडेंट्स गलत नहीं कर दें कि इसका आंसर रिवैल्यूएशन होना चाहिए. नो, उसमें हम रिवैल्यू करते हैं. इसमें हम क्या कर रहे हैं? सारी एसेट्स एंड लाइबिलिटी को बेच रहे हैं, सेल ऑफ कर रहे हैं फ्रॉम दी कंपनी, ठीक है. तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट विल बी द करेक्ट वन. इन इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द पार्टनर, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस आर शेयर्ड बाय द पार्टनर इन देयर. अगर डेथ हो जा रही है पार्टनर की, तो जो भी आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है वो किस रेशो में बढ़ता है? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, कैपिटल रेशो में, या फिर नन ऑफ दी अबव. क्लास तो अगर डेथ होगी तो किस में यूज होगा? वो ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशो के अंदर, ठीक है. जनरल रिजर्व एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इज ट्रांसफर टू. जनरल रिजर्व अगर किसी पार्टनर का एडमिशन हो रहा है तो किस पर्टिकुलर बेसिस पर हम ट्रांसफर करेंगे? ऑप्शन नंबर ए रिवॉल्यूशन अकाउंट, ऑप्शन नंबर बी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या फिर ऑप्शन नंबर सी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, या फिर ऑप्शन नंबर डी रियलाइजेशन अकाउंट. क्लास टेल मी द करेक्ट वन. तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल पार्टनर्स इन देयर कैपिटल अकाउंट, राइट. Is it clear, class? Now we are moving further.
रिकॉर्डिंग ऑफ अनसर्टेन लाइबिलिटी ऑन द रिजोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म विल बी, अगर आपका रिकॉर्डिंग कर रहे हैं अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज को, वो किस में रिकॉर्ड होती है? अ गेन ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर, अ लॉस ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर, नाइदर गेन नाइदर लॉस, या फिर नन ऑफ द अबव। क्लास अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज की बात कर रहे हैं हम, तो ये केस में रिकॉर्ड होगी आपकी लॉस होती है एक एग्जिस्टिंग पार्टनर के अंदर, राइट। क्लास इसमें आपका जो पर्टिकुलर है लेगेसीज शुड बी ट्रीटेड एज, लेगेसीज को हम लोग क्या ट्रीट करते हैं? इट इज अ लाइबिलिटी, एक आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट होती है, इनकम होती है, या फिर नन ऑफ द अबव। क्लास टेल मी द करेक्ट वन। तो ये क्या होती है आपकी लाइबिलिटीज है, राइट। सुपर प्रॉफिट मीन्स, सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? लेस देन नॉर्मल प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर बी अबव नॉर्मल प्रॉफिट, सी एवरेज प्रॉफिट, या फिर नन ऑफ द अबव। क्लास सुपर प्रॉफिट आपको पता है ना, गुडविल जब हम निकालते हैं तो हम सुपर प्रॉफिट का कैलकुलेशन करते हैं। तो सुपर प्रॉफिट क्या होती है? जो भी आपका नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर प्रॉफिट होगा उसको ही हम लोग क्या कहते हैं? सुपर प्रॉफिट कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज कैलकुलेटेड ऑन, अगर हमें पार्टनर्स की इंटरेस्ट निकालनी है तो हम किस बेसिस पर निकालेंगे? जो हमारी कैपिटल स्टार्टिंग में होगी उस पर, कैपिटल एट द एंड, एवरेज कैपिटल, या फिर नन ऑफ द अबव। क्लास टेल मी द करेक्ट वन। अगर आपकी इंटरेस्ट निकालनी होती है तो हम किस में निकालते हैं? जो आपकी कैपिटल बिगनिंग में होती है, जो आपकी कैपिटल स्टार्टिंग में होती है उस पर हम कैलकुलेट करते हैं, राइट। पेमेंट फॉर ऑनोरियम टू सिक्योरिटीज इज ट्रीटेड एज, अगर हम पेमेंट ऑनोरियम ऑनर्स के बेसिस पर दे रहे हैं, किसी को ऑनर कर रहे हैं, तो हमारा क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, या फिर सी एनी इनकम, या फिर नन ऑफ द अबव। क्लास ये जो एक्सपेंडिचर है ना आपका, कोई बड़ी अमाउंट का तो नहीं है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट तो उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, और कभी कभार हो जाता है तो इट इज अ पार्ट ऑफ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, राइट, क्योंकि इसमें आपका ह्यूज इन्वेस्टमेंट शामिल नहीं हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फंक्शंस ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मतलब क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम जहां पे आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को फाइनल कस्टमर तक पहुंचाते हो, उसको हम लोग फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं। तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? वेयर हाउसिंग डिसीजंस, ऑप्शन नंबर बी ट्रांसपोर्ट डिसीजन, ऑप्शन नंबर सी इन्वेंट्री डिसीजंस, या फिर ऑप्शन नंबर डी वेयर हाउसिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड इन्वेंट्री डिसीजंस। क्लास टेल मी द करेक्ट वन। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका वेयर हाउस हो, आपका ट्रांसपोर्टेशन हो, या फिर आपके इन्वेंट्री, सारे इसके अंदर आपके ऑप्शंस आ जाएंगे। आंसर विल गोइंग टू करेक्ट डी। प्राइस पॉलिसीज, प्राइस पॉलिसी किसकी फेवर में बनाई जाती है? मतलब प्राइस कितना होना चाहिए मार्केट के हिसाब से, क्या फेवरेबल है अनफेवरेबल है फर्म के लिए, तो व्हाट आर द थिंग्स वी केप्ट इन माइंड व्हाइल डिसाइडिंग द प्राइसिंग पॉलिसी? ऑप्शन नंबर ए इन फेवर ऑफ कस्टमर, इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट, इन फेवर ऑफ मैन्युफैक्चरर, या फिर ऑल ऑफ द अबव। क्लास एज यू नो प्राइसिंग पॉलिसी बना रहे हैं तो हम एक पर्टिकुलर एरिया पे फोकस नहीं कर रहे हैं, वी आर फोकसिंग अपॉन दी ओवरऑल एरिया। तो चाहे वो आपका प्रोड्यूसर हो, आपकी गवर्नमेंट हो, या फिर आपका सप्लायर हो, हम सबको देखकर क्या करते हैं? प्राइस को सेट करते हैं। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। द स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के क्या स्टेजेस होते हैं? क्लास आपको पता होना चाहिए। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ऐसे होती है, फर्स्ट क्या होता है? इंट्रोडक्शन, फिर क्या होती है आपकी ग्रोथ, फिर क्या होता है आपका मेच्योरिटी, फिर क्या होता है आपका स्टैचुरेशन आ जाता है, राइट। तो कितने स्टेज हो गए? 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो आपके कितने स्टेजेस हो गए? 4 विल बी द करेक्ट वन, राइट। मैक्सिमम वाइड स्कोप इज ऑफ, सबसे ज्यादा स्कोप किसका ज्यादा है? ब्रांड का, लेबलिंग का, पैकेजिंग का, या फिर ट्रेडमार्क का? क्लास इट इज अ सेंसिबल क्वेश्चन, सेंस लगा के भी दे सकते हो उसका आंसर। मैं समझाती हूँ कैसे होगा। एक प्रोडक्ट है, उसको हमने पैक कर दिया, उसमें उसका नेम आ गया, ब्रांड नेम टैग आ गया, अब हमने उसमें ये भी लिख दिया कि वो वेज है नॉन वेज है, राइट। तो हमने उससे क्या करा? एक वाइडर स्कोप और एक वाइडर चॉइस दे दी कस्टमर को कि वो आइडेंटिफाई कर पाए पर्टिकुलर प्रोडक्ट को। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? पैकेजिंग विल बी द करेक्ट वन। लेबलिंग इज कंपल्सरी, नेसेसरी, वॉलंटियरली, या फिर वेस्टेज ऑफ मनी होता है, ठीक है। लेबलिंग का मतलब क्या होता है? जो भी आप पैकेजिंग कर रहे हो ना, उसके ऊपर जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? लेबलिंग कहते हैं। तो लेबलिंग क्या होती है आपकी? नेसेसरी होती है, नॉट कंपलसरी, ठीक है। आपकी कुछ कुछ देखो प्रोडक्ट्स, जैसे ग्रोसरी का सामान आप खुले भी ले सकते हो, ठीक है, जरूरी नहीं आप पैक प्रोडक्ट ले रहे हो। अकॉर्डिंग टू योर नीड यू कैन कस्टमाइज द क्वांटिटी, राइट। मोस्टली न्यू प्रोडक्ट्स आर, आपके जो न्यू प्रोडक्ट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? अनसक्सेसफुल, ऑप्शन नंबर बी सक्सेसफुल, ऑप्शन नंबर सी 100% सक्सेसफुल, या फिर ऑप्शन नंबर डी 100% अनसक्सेसफुल। क्लास इट डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, बट इफ यू टॉक अबाउट द प्रायोरिटीज वाइज तो ये आपका क्या हो जाएगा? अनसक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है।
मेन रीजन फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट का मेन रीजन क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए कंटिन्यूस लॉस, ऑप्शन नंबर बी लेस प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर सी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, या फिर ऑप्शन नंबर डी नेशनल डेवलपमेंट। क्लास टेल मी द करेक्ट वन। जो आपका मेन प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। क्योंकि उसकी वजह से ही आपका क्या होगा, मार्केट में प्रोडक्ट अपडेट होगा और नई तरीके से क्या होगा, लॉन्च होगा। मेन प्रोडक्ट लाइफ लाइन स्ट्रेटजीज आर, आपकी कितनी मार्केट की मेजर प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेटजीज होती है? टेल मी द नंबर, आइदर ए 2, 4, 6 और 8। ए बी सी डी। क्लास क्या होगा इसका आंसर? टेल मी द करेक्ट वन। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी विल गोइंग टू द करेक्ट आंसर, राइट। द मेन टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर, आपके कितने तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं? 2, 4, 3 और नन ऑफ द अबव। क्लास टेल मी द करेक्ट वन। ओके, तो क्लास आपके अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, पेरिशेबल भी हो सकते हैं, नॉन पेरिशेबल भी हो सकते हैं। पेरिशेबल जो जल्दी खराब हो जाते हैं, नॉन पेरिशेबल जो लॉन्ग टर्म होते हैं, जैसे आपका लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर, आपके व्हीकल हो गए, दैट कम्स अंडर नॉन पेरिशेबल, जिसको हम लोग ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स भी कहते हैं। मार्केट सेगमेंटेशन इज एन इंटरेस्ट ऑफ, मार्केट सेगमेंटेशन हम किसके बेसिस पर करते हैं? मतलब आपकी एक मार्केट है, उसमें आपके अलग अलग लोग होंगे, आपके कस्टमर्स, बायर्स, ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर, आपके पीपल भी जो कस्टमर है वो भी अलग अलग टाइप के होंगे, तो किस में आएंगे? टेल मी द करेक्ट वन। कस्टमर, ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो क्लास इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल। क्योंकि मार्केट सेगमेंट का मतलब ही होता है कि हम पूरी मार्केट को कैप्चर करना चाह रहे हैं। कंज्यूमर बिहेवियर इज, कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा होता है? अनसर्टेन, ऑप्शन नंबर बी डायनामिक, ऑप्शन नंबर सी वाइड, या फिर ऑल ऑफ द अबव। क्लास एज यू नो कस्टमर आर वेरी मूडी इन नेचर, वो कैसे होते हैं? मूडी होते हैं। जहाँ पे उनको चीज मिलता होता है वहीं पर भागते हैं, जस्ट लाइक अ रेट। तो अगर आप ऑफर या डिस्काउंट दे रहे हो तो आपकी तरफ मूव करेंगे, कोई और दे रहा है तो वो कहीं और चले जाएंगे, उनकी लॉयलिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। ये सारी चीजें किसमें लाई करती है? कस्टमर बिहेवियर के अंदर लाई करती हैं, ठीक है। वैस्लो हायर की थ्योरी तो पता ही होगी आपको। मैस्ली हायर की थ्योरी में आपकी कितनी नीड होती है? मैंने आपको ऑलरेडी सामने डायग्राम बना के दे दिया। तो उसमें कितनी होती है, और ये किसने दिया था? अब्राहम मैस्लो ने दिया था 1961 के अंदर, राइट। तो ऑप्शन नंबर ए 4, 5, 3 और 2। तो टोटल कितनी नीड्स होती हैं आपकी? 5। फिजियोलॉजिकल नीड, फिर क्या होती है? सेफ्टी नीड, फिर आपकी होती है सोशल नीड, फिर क्या होती है आपकी? एस्टीम नीड, फिर क्या होती है आपकी? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड होती है, राइट। तो टोटल कितनी नीड हो गई? 5। 5 विल बी द करेक्ट वन। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन बायर इज, जो हमारे इंडियन बायर्स होते हैं उनकी मन की इच्छा क्या होती है? टेंडेंसी, वो बेसिकली किस तरीके की हैबिट्स करते हैं? बार्गेन करते हैं, टू फाइल कंप्लेन, अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसकी कंप्लेन करते हैं, टू परचेज चीप, या फिर ऑल ऑफ द अबव। क्लास ऑब्वियसली अगर टेंडेंसी होती है तो ये तीनों चीजें कर सकते हैं, बार्गेनिंग भी बहुत करते हैं, अगर उनको कोई दिक्कत आ रही है तो वो भी चीज वो लोग कर सकते हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए, राइट। वी आर मूविंग फर्दर। इन एनवायरमेंट ओनली वन थिंग इज फिक्स एंड द अदर इज चेंज, एक ही चीज फिक्स रह सकती है और बाकी चीजें क्या होती है? वेराइज होती है। ये स्टेटमेंट किसने दी है? ऑप्शन नंबर ए फिलिप कॉटलर, ऑप्शन नंबर बी एल्विन टॉफर, ऑप्शन नंबर सी विलियम जे स्टैनल, या फिर ऑप्शन नंबर डी पीटर एफ ड्रकर। किसने दी है क्लास? इज अ स्टैटिक पोर्शन, आपको लर्न होना चाहिए कि स्टेटमेंट किसने दी है? एल्विन टॉफलर ने दी है। किसने दी है? एल्विन टॉफलर ने दी है कि एक चीज फिक्स होती है, बाकी चीजें क्या होती है? वेरिएबल्स होती है, दे कीप चेंजिंग, राइट। द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग एनवायरमेंट आर, आपके मार्केटिंग एनवायरमेंट कितने टाइप के होते हैं? फर्स्ट 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, या फिर ऑप्शन नंबर डी 6। क्लास इसमें पूछ रहा है प्राइमरी कंपोनेंट मार्केटिंग के, ठीक है। तो आपके जो इन्वायरमेंट के फैक्टर्स होते हैं ना, पॉलिटिकल, सोशल, लीगल, ये सब इसके अंदर आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? टोटल। इंटरनल, एक्सटर्नल, माइक्रो, मैक्रो, ये पढ़ा है ना, इन सब में से फाइंड आउट करना था आपको, राइट। इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग कंसेप्ट इज, मार्केटिंग कंसेप्ट क्यों इंपॉर्टेंट है सोसाइटी के लिए, कस्टमर्स के लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। क्लास मार्केटिंग इज ऑल अबाउट ऑल द पीपल, चाहे वो आपके कस्टमर्स हो, सप्लायर हो, सोसाइटी हो, कोई भी हो, चाहे वो आपका प्रोड्यूसर क्यों नहीं हो, मार्केटिंग हम पूरे एरिया को कवर करने के लिए करते हैं ताकि हम हर किसी की नीड को क्या कर सके? सेटिस्फाई कर सके। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट वन, राइट। मार्केटिंग कंसेप्ट कैसा होता है? प्रोडक्शन ओरिएंटेड, प्रोडक्शन पर फोकस करता है, क्या केवल सेल्स पर फोकस करता है, कस्टमर पर फोकस करता है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। क्लास यू नो व्हाट मार्केटिंग इज ऑल अबाउट, मार्केटिंग सबका क्या होता है? सबके अंदर आता है। तो दिस इज मार्केटिंग, और इसमें जो छोटी छोटी चीजें हैं, चाहे प्रोडक्शन हो, सेल्स हो, वो उसके अंदर आ जाती है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट वन, राइट।
द एडवांटेज ऑफ मार्केटिंग इज टू, मार्केटिंग का एडवांटेज क्या होता है? कस्टमर को बेनिफिट देना बस, या फिर बिजनेसमैन को बेनिफिट देना, या फिर मैन्युफैक्चरर को, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। क्लास मार्केटिंग इज ऑल अबाउट, सबको कवर करके चलना होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट वन, राइट। द बिजनेस मार्केटिंग इज, बिजनेस मार्केटिंग हम क्यों करते हैं? कंपलसरी होता है, नेसेसरी होता है, अननेसेसरी होता है, फिर लग्जीरियस होता है। क्लास ऑब्वियसली बात है, आजकल के टाइम में अगर आप अपडेट नहीं हो रहे हो, कोई चीज को बदल नहीं रहे हो, तो क्या होगा? आपके कॉम्पिटिटर्स आएंगे और आपको मार्केट से बिल्कुल फायर ऑफ कर देंगे। तो उस वजह से आपका मार्केटिंग करना क्या हो गया? कंपलसरी हो गया है। इसको करे बिना आप रह नहीं सकते हो। मनी स्पेंड ऑफ मार्केटिंग इज, जो भी हम मनी स्पेंड करते हैं मार्केटिंग पर, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वेस्ट जो हो जाता है, वो वेस्ट है हमारे लिए, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर है, बर्डन है, या फिर इन्वेस्टमेंट है। क्लास सोच समझ के आंसर दो। इसका तो सबने सही दे दिया होगा कमेंट सेक्शन में आंसर। तो सही आंसर क्या होगा? डी विल बी द करेक्ट। क्योंकि जो भी आप मनी कर रहे हो ना स्पेंड मार्केटिंग में, वो कहीं ना कहीं आपके कस्टमर के अंदर लॉयलिटी, अवेयरनेस पैदा कर रहा है। तो अगर लॉयल हो गए या वो अवेयर हो गए, तो कहीं ना कहीं वो मेरे पास बार बार आएंगे खरीदने के लिए प्रोडक्ट्स को। तो फिर वो मेरे क्या हो जाएंगे? कस्टमर और मार्केटिंग का एक बेस हो जाएंगे, जिसको हम लोग हमारे लिए हमेशा रहेंगे, और हमारी क्या हो जाएगी? ग्रोथ और प्रॉफिट हमारा इंक्रीज होता रहेगा। तो इट इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइट। द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, डिमांड कर्व का स्लोप क्या होता है? पॉजिटिव, नेगेटिव, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या फिर पैरेलल टू वाई एक्सिस। क्लास आपको पता है ना डिमांड कर्व क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। मतलब व्हेन प्राइसेस राइजेस डिमांड विल डिक्रीज, व्हेन प्राइसेस फॉल्स डिमांड विल बी इंक्रीज। तो इसमें कैसा रिलेशनशिप हो रहा है? इनवर्स रिलेशनशिप हो रहा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? नेगेटिव रिलेशन भी कहते हैं। ठीक है। गुड्स विच आर यूज इन प्लेस ऑफ अदर, ऐसे गुड्स जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस की जगह पर यूज करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए सब्सटीट्यूट गुड, ऑप्शन नंबर बी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ऑप्शन नंबर सी अकम्प्लाइज गुड्स, या फिर ऑप्शन नंबर डी क्रॉस गुड्स। क्लास जैसे आपको पहले बताओ उसका क्या आंसर होगा? ए, बी, सी और डी। आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सब्सटीट्यूशन गुड, क्योंकि क्लास एक की जगह आप दूसरे प्रोडक्ट को यूज कर रहे हो। ठीक है। जैसे सपोज टी एंड कॉफी का तो बहुत पुराना एग्जाम्पल है, टी खत्म हो गई तो हमने क्या पी ली? कॉफी पी ली। और भी एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो, जैसे घर में कार नहीं है तो क्या है आपके पास? एक्टिवा है, आप उससे जा सकते हो। ठीक है। तो यू आर सब्सटीट्यूटिंग ईच प्रोडक्ट फ्रॉम, इफ इट इज अवेलेबल then we can use it, if it is not available we can replace it with the another commodity, then this type of concept comes under substitution good. The reason for the increase of demand is, क्या रीजन रहेगा डिमांड इंक्रीज करने का? डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इंक्रीज इन द कस्टमर इनकम, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द सब्सटीट्यूट गुड, या फिर ऑल ऑफ द अबव। क्लास इसमें डिमांड पूछ रहा है, डिमांड कब बढ़ेगी आपकी? डिमांड तभी तो बढ़ेगी जब आप कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को कम कर दोगे उसका प्राइस। जैसे कार का प्राइस कम हो गया, ठीक है, तो आप पेट्रोल भी खरीद रहे हो, है ना। अगर आपकी इनकम बढ़ गई तो आप ज्यादा खर्चा कर रहे हो। और अगर आपकी सब्सटीट्यूशन गुड का प्राइस बढ़ गया, सपोज टी का प्राइस बढ़ गया, तो आप क्या खरीद रहे हो? कॉफी खरीद रहे हो। तो सारे केसेस में क्या हो जाएगा? आपका डिमांड इंक्रीज हो जाएगा, राइट। द हॉरिजॉन्टल इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन गुड, सब्सटीट्यूशन गुड्स की इलास्टिसिटी कैसी होती है? ऑप्शन नंबर ए पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर बी नेगेटिव, ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट इलास्टिक, या फिर ऑप्शन नंबर डी परफेक्टली इन इलास्टिक। क्लास टेल मी द करेक्ट वन। तो अगर आपके सब्सटीट्यूट गुड्स हो रहे हैं तो उनकी इलास्टिसिटी क्या होगी? पॉजिटिव, नेगेटिव, परफेक्टली इलास्टिक। क्लास इसमें हॉरिजॉन्टल पूछ रहा है, ठीक है। तो सब्सटीट्यूट गुड्स की क्या होती है? आपकी नेगेटिव होती है, राइट। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न, डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न आपका क्या होता है? इज एप्लीकेबल टू इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज पर एप्लीकेबल होता है। क्या वो एप्लीकेबल होता है एग्रीकल्चर सेक्टर पर, या फिर बोथ ऑफ ए एंड बी, या फिर अप्लाई टू एवरी इकोनॉमिक एक्टिविटी आफ्टर अ लिमिट, की एक लिमिट खत्म हो गई, अब चाहे वो कोई भी एक्टिविटी हो इकोनॉमिक, सब में अप्लाई होता है। क्लास बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? डिमिनिशिंग रिटर्न पहले समझ लेते हैं क्या होता है। डिमिनिशिंग रिटर्न का मतलब क्या होता है? अगर आप किसी भी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हो, अगर वो उसकी लिमिट से ज्यादा अगर आप उसको यूज कर लेते हो, तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो नेगेटिव रिटर्न प्रोड्यूस करने लगता है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट वन, राइट। व्हेन एसी इज कांस्टेंट देन एमसी इज, अगर एसी कांस्टेंट रहेगा तो एमसी क्या होगा? इंक्रीज, रिमेन कांस्टेंट, डिक्रीज, या फिर नन ऑफ द अबव। क्लास इस क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं करा गया, तो आप हमेशा ना इसको परफेक्ट कंपटीशन से रिलेट कर लिया करो। तो इसमें आप बताओ कि अगर एवरेज कॉस्ट आपकी कांस्टेंट होगी तो एमसी भी क्या होगी? आपकी कांस्टेंट होगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? रिमेन कांस्टेंट विल बी द करेक्ट वन, राइट।
मॉनेटरी कॉस्ट रेफर्स टू, मॉनेटरी कॉस्ट क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस अनएक्सप्लेन्ड कॉस्ट प्लस कॉमन बेनिफिट्स, या फिर आपकी सोशल कॉस्ट, या फिर आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या फिर नन ऑफ द अबव। टेल मी द करेक्ट वन इन द कमेंट सेक्शन, ए बी सी और डी, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो क्लास इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? आपकी अनएक्सप्लेन्ड इनकम कॉस्ट होती है, और आपके कॉमन जो भी बेनिफिट्स हो रहे हैं वो आपकी मॉनेटरी कॉस्ट के अंदर आ जाती है। एक्सप्लिसिट वो कॉस्ट होती है जो हम आउटसाइड दी फर्म पे करते हैं, जैसे हमने किराए का घर ले लिया है, वी हैव टेकन अ रूम इन अ रेंट, तो हम रेंट पे कर रहे हैं, राइट? अगर वो हमारा खुद का घर होता फिर भी हम किराया काउंट कर रहे होते, तो हमारी कौन सी होती है? इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है, जिसको हम अकाउंटिंग बुक्स में शो नहीं करते हैं। तो उसमें मॉनेटरी कॉस्ट में क्या हो गया? एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो गया। इज इट क्लियर क्लास? सो क्लास टुडे वी हैव कंप्लीटेड द PYQs ऑफ एमकॉम के, हमने आज सारे PYQs कंप्लीट कर दिए। ठीक है, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्लास हम लोगों के बहुत सारे पेड कोर्सेज भी अवेलेबल है, जिसके थ्रू आप अपनी परफॉर्मेंस को क्या कर सकते हो? इनहेंस कर सकते हो। And thank you for watching this session, and keep watching Commerce Nation with us and connecting us.